नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ताइवान चीन की आंखों में, छोटी छोटी आंखों में सूल की तरह चुभ रहा है और ये चुभन शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है, क्योंकि चीन में चुनाव होने वाले हैं। चीन की जनता के सामने शी जिनपिंग किस आधार पर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स उस पर लगे हुए हैं। वन चाइना पॉलिसी, पूरी चाइना का जो एक इमेजिनेशन, जैसे हिंदुस्तान में अखंड भारत का एक कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर शी जिनपिंग कई सारे वादे कर चुके हैं वहाँ के लोगों से, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के हाथों पूरी तरीके से लद्दाख में फंसने के बाद चीन ने ताइवान का रुख किया है, और इसी प्रक्रिया को समझने के लिए कि जो ताइवान एक इंटरनेशनल इशू बना है, उसका क्या रिश्ता है चीन के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, ये समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एस पी सिन्हा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? इनको लड़ना है चुनाव अपने देश में और पूरी दुनिया को वो खतरे में डाल रहे हैं। यह छवि का खेल, छवि बनाना है। हिंदुस्तान में फेल हो गया तो गोल पोस्ट कहाँ शिफ्ट करें? ताइवान। अब ताइवान क्यों, ये समझने की जरूरत है। ताइवान का जियो स्ट्रेटजिक महत्व क्या है? यदि ये चीन है तो ताइवान 80 मील चीन के ईस्टर्न कोस्ट से ताइवान खाली 80 मील दूर पे है। तो 80 मील एक फाइटर जेट के लिए क्या है? तो ताइवान चीन के मुख्य द्वार पे खड़ा है। ताइवान गेटवे टू चीन है। तो अमेरिका ने बहुत बुद्धिमत्ता के साथ चीन के ईस्टर्न कोस्ट को पूरी तरह से असुरक्षित कर दिया है। आप जापान की बात कीजिए, आप ताइवान की बात कीजिए, साउथ कोरिया की बात कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, फिलीपींस की बात कीजिए। तो रिंग ऑफ पर्ल्स तो ये है। तो रिंग ऑफ पर्ल्स, इसका मतलब है न उसका साउथ ईस्ट चाइना सी सिक्योर है, ना साउथ चाइना सी है, न एलओसी सिक्योर है। और ताइवान के माध्यम से और जो अपने उसके एयर बेसेस हैं गुआन वगैरह में, डायरेक्ट थ्रेट अमेरिका दे रहा है चीन को। तो लोकप्रियता घटती जा रही है। आपने हांगकांग को तो आप निकल गए, और चीन बोलता है वन चाइना पॉलिसी, तो क्यों नहीं वन इंडिया पॉलिसी? राइट। क्यों नहीं वन ताइवान पॉलिसी? और चीन इतना शातिर देश है कि इतिहास को डिस्टॉर्ट करके तोड़ मोड़ के पेश करता है कि तो हमारा क्षेत्र रहा है तो हमको दे दो। तो ये ऐतिहासिक मसला क्या है? ताइवान में लोग जो है वो चाइनीज है, बाहर से है, क्या है? नहीं, इसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सच है कि हमारे एक राजा का चीन का कई महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे हिंदुस्तान के राजा के पास था, तो वो दे दो हमें। चीन को देना चाहिए, ऐतिहासिक वो हमारा क्षेत्र है। ताइवान तो चियांग शेक का था, कई दशकों तक चियांग शेक ने सत्ता में रहे, तो तुम्हारा कैसे हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ विस्तारवाद की नीति है। चीन अपना ईस्टर्न फ्लैंक, एलओसी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी को सिक्योर करना चाहता है। और वही नहीं, उसकी दृष्टि है पैसिफिक पे। पैसिफिक और इंडो पैसिफिक ये विश्व के सबसे बड़े कमर्शियल शिपिंग रूट हैं। यदि इस पे चीन का कंट्रोल हो जाता है तो वो पूरे शिप मूवमेंट को, कमर्शियल शिपिंग को कंट्रोल करेगा। यही उसका मकसद है। और यदि पैसिफिक उसके कंट्रोल में है, इंडो पैसिफिक, तो जो वेस्ट कोस्ट है अमेरिका का, उसको चीन थ्रेटन करेगा। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अमेरिका शिफ्ट कर रहा है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना, वो चाइना शिफ्ट करना चाहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। पूरा खेल यहाँ है। ओके, अब ये बताइए कि ये जो टेलीविज़न पे मैं देखता हूँ, युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है, ताइवान ने ये रॉकेट, चीन ने वो प्रैक्टिस कर लिया, ये मिसाइल छोड़ दी, क्या लग रहा है कि युद्ध की स्थिति वाकई बन रही है या फिर सब सिर्फ शी जिनपिंग ब्लफ कर रहे हैं? जिनपिंग दिखाना चाहता है कि मैं एग्रेसिव मूड में हूँ, चुपचाप बैठा नहीं हुआ। जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं। चीन क्यों नहीं अटैक कर सकता ताइवान पे, ये प्रश्न उठता है। यस। आर्थिक दृष्टिकोण, लड़ने के लिए पैसा चाहिए। आपका
आपके साथ कौन कौन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार यदि जंग होती है, ताइवान के साथ कौन कौन खड़े हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान खुद, फिलीपींस, ये 4 रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, सब तो आपको सराउंड किया हुआ है। और अमेरिका का गुआन में पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ये है। और उसकी क्षमता की वेस्ट कोस्ट से वो अपने फाइटर जेट्स को डायरेक्ट कर सकता है। उसने न्यूक्लियर शिप्स अपना वहाँ डिप्लॉय कर रहा, बार बार वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करता है, स्ट्रेट ऑफ मलाकार में चोक कर सकता है। तो सवाल ये है कि जब इतने लोगों से आप घिर रहे हो तो आपकी तो जो शक्ति उतनी पावरफुल नहीं रहेगी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, चीन का मिलिट्री इक्विपमेंट जो है, मोस्ट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट चीन का खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ है, वो सब डुप्लीकेट है। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे जब बालाकोट में हम लोग स्ट्राइक करना था तो पाकिस्तान ने F-16 क्यों इस्तेमाल किया, J-17 क्यों नहीं इस्तेमाल किया? J-17 के पास था, क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि उसको पता था पाकिस्तान को कि J-17 तो खाली कागज़ पे है। और जबकि अमेरिका के साथ समझौता हुआ था कि हिंदुस्तान के खिलाफ F-16 नहीं इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल करने से पहले अमेरिका का परमिशन लिया जाएगा, जो कि नहीं लिया गया। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 से उड़ा दिया F-16 को। तो सवाल ये पैदा होता है, आर्थिक व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, मिलिट्री इक्विपमेंट आपकी डुप्लीकेट है, आपके सेना के लोग 2 साल के लिए आते हैं सेवा में और चले जाते, और 40 दिन का सिर्फ 40 दिन का ट्रेनिंग और 2 साल का सर्विस, उसके बाद वापस। 2 साल में सेना में कोई पक्का वॉरियर नहीं बनता, और ये मजबूरी की वजह से सेना में आते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि चारों, उसके बाद अंदर में अनरेस्ट हो रहा है, लोग को बैंक में पैसा नहीं मिल रहा है, तो स्थिति तो बहुत गंभीर है। छोटा सा भी ब्लो लगेगा चीन को, जीपिंग गया तो गद्दी जाना तय है। तो जीपिंग आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, यदि मैं ज़्यादा ऑफेंसिव, हाँ वो ड्रिल कर सकता है, अपने शिप्स भेज देगा, ये करेगा, मतलब शैडो बॉक्सिंग में बोलते हैं, शैडो बॉक्सिंग, शैडो बॉक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल बॉक्सिंग पे नहीं। शैडो बॉक्सिंग होता कि मैं मार दूंगा, पंच मार दूंगा, लेकिन ताइवान के नाक पे पंच नहीं मारेगा, वो मारेगा तो कष्ट हो जाएगा। और अमेरिका ने यदि अफगानिस्तान की तरह गलती की तो अमेरिका को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये अमेरिका को समझने की जरूरत है। तो मेरी अपनी सोच है कि अमेरिका को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ ताइवान में बढ़ाने की जरूरत है, और अब अमेरिका को ये मान के चलना है अपनी इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट और ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट, बूट्स ऑन द ग्राउंड, की लड़ाई होगी, तभी ताइवान को सुरक्षित कर पाएगा। और यदि चीन ताइवान को ग्रैब कर लेता है तो विश्व का कॉमर्स, हिंदुस्तान के लिए कष्ट, अमेरिका के लिए कष्ट, फिलीपींस के लिए कष्ट, साउथ ईस्ट एशिया के जितने बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, उनके लिए कष्ट, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए कष्ट, वहाँ फिश सब चाइना लिखा जाएगा। तो ये जो चीज़ है, मुद्दा ये बहुत बड़ा है। मतलब ये कि अगर पूरी दुनिया चीन को साउथ चाइना सी में ताइवान को कैप्चर करने में नहीं रोकती है, तो चीन की दादागिरी न सिर्फ ताइवान के ऊपर बल्कि पूरे साउथ चाइना सी से लेकर पूरे ओशिनिया, एशिया और ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पे हो जाएगी। उसका पहला टारगेट होगा अमेरिका, दूसरा टारगेट होगा इंडिया, तीसरा टारगेट होगा साउथ ईस्ट एशिया नेशंस लाइक फिलीपींस वगैरह छोटे छोटे जो देश हैं। ये तीनों को ध्वस्त करने करेगा और फिर वो जोंगुआ के रास्ते पे आएगा कि वर्ल्ड पावर नंबर 1। ये खेल समझने की जरूरत है। इसीलिए इस अश्वमेध के घोड़े को रोकने की जरूरत है, चुनौती देने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो अमेरिका को लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ताइवान, चाइना और जो उससे जुड़ी हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है उसके रेमिफिकेशंस के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।